गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। आज हम सुनेंगे कहानी दो महान साइंटिस्ट के बीच वॉर की, उनके वर्चस्व की लड़ाई की। और ये साइंटिस्ट कोई साधारण साइंटिस्ट नहीं है, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हम सभी का घर रोशन किया है। आज अगर दुनिया में घर घर इलेक्ट्रिसिटी है तो वो इन्हीं की देन है। तो हमारी कहानी के पहले नायक हैं हजारों बार बल्ब का असफल परीक्षण करने के बाद सफल आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन की। और हमारी कहानी के दूसरे नायक हैं अपनी समय से बहुत आगे की सोच रखने वाले, सैकड़ों साल आगे की सोच रखने वाले एक फ्यूचरिस्टिक महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की। टेस्ला को अपने जीवन काल में कभी किसी महिला से प्यार नहीं हुआ, वो ताउम्र कुंवारे रहे। पर इलेक्ट्रिसिटी के प्रति उनका प्यार इतना बेसुमार था कि एक के बाद एक कई आविष्कार कर डाले। आज अगर हमारे यहां जनरेटर है, मोटर है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, तो ये सब उन्हीं की देन है। हम कहानी को फ्लैशबैक करते हैं 1884 में, जब यंग निकोला टेस्ला ऑस्ट्रिया से निकलते हैं अमेरिका के लिए एडिसन से मिलने। एक्चुअली एडिसन का उस समय इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में बड़ा नाम था। कुछ ही वर्ष पहले उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, तो अमेरिका में उनकी धूम थी। टेस्ला पहुंचते हैं एडिसन के पास और एडिसन उनको अपने पास काम पे रख लेते हैं एज एन इंजीनियर, एज ए साइंटिस्ट। अब बल्ब का आविष्कार तो एडिसन कर चुके थे, लेकिन बल्ब जलाने के लिए चाहिए थी इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को घर घर पहुंचाना, तो वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। अभी टेस्ला को उनके साथ काम करते हुए कुछ ही समय हुए और एडिसन को यह समझते देर ना लगी कि ये बड़े ही प्रतिभावान हैं टेस्ला। उन्होंने टेस्ला को एक ऑफर किया कि तुम कुछ ऐसा एक एफिशिएंट डीसी डायनेमो, डीसी जनरेटर मॉडल बनाओ, मैं इसके लिए तुम्हें $50,000 दूंगा। और $50,000 उस जमाने में, मैं 1884 की बात कर रहा हूं, 1884-85 की बात कर रहा हूं, उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। कम से कम भी अगर कीमत लगाई जाए तो आज के समय में ये 1 मिलियन, 10 लाख डॉलर के आसपास तो है ही है। और इंडियन करेंसी के हिसाब से इंटू 75 यानी 7,50,00,000 रुपए, बहुत बड़ी अमाउंट है। अब टेस्ला तो थे ब्रिलियंट, साल भर के अंदर में ही उन्होंने मॉडल तैयार कर दिया और एडिसन को दे दिया। पर एडिसन अपने वादे से मुकर गए, उन्होंने उन्हें $50,000 देने से इनकार कर दिया, ठेंगा दिखा दिया उन्हें। टेस्ला को यह बात बहुत बुरा लगा, उन्होंने तुरंत नौकरी से रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ करके चले गए वो उनके यहां से और अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। एडिसन के साथ काम करते हुए टेस्ला को यह बात पता चल गया था कि डायरेक्ट करंट मॉडल ज्यादा चलने वाला नहीं है। डायरेक्ट करंट मॉडल में कई खामियां हैं, पावर ट्रांसमिशन में लॉस बहुत ज्यादा होता है। हम जानते हैं कि पावर ट्रांसमिशन का जो लॉस होता है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो करंट जितना ज्यादा होगा पावर ट्रांसमिशन का लॉस भी उतना ही ज्यादा होगा, तो हम ज्यादा दूर तक इस सिस्टम से पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसके ऑल्टरनेटिव पे जोर शोर से काम करना स्टार्ट कर दिया। 2-3 सालों में ही उसका एक जबरदस्त विकल्प निकाल लिया ऑल्टरनेटिंग करंट के रूप में। एडिसन को यह बात हजम नहीं हुई, उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया टेस्ला के ऑल्टरनेटिंग करंट मॉडल को फेल करवाने में। पर अंततः विजय टेस्ला की हुई, दुनिया ने उनके एसी मॉडल को स्वीकारा। 1988 में इन्होंने अपना एसी मॉडल पेटेंट करवाया और दुनिया को पहला हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट मिला न्यूयॉर्क के नियाग्रा फॉल पे। इस तरह एसी की शुरुआत हुई। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट। चलिए शुरू किया जाए। ऑल्टरनेटिंग करंट।
ऑल्टरनेटिंग करंट के ऑल्टर शब्द का मीनिंग है चेंज करना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करता है। ऑल्टर का मतलब क्या हुआ? चेंज, टू चेंज। तो क्या चेंज कर रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट? अपना डायरेक्शन, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। चेंजेज, क्या चेंज कर रहा है ये? चेंजेज इट्स डायरेक्शन, चेंजेज इट्स डायरेक्शन। डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन ये पेरियोडिकली अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे अगर इस तरह का करंट देखें हम, जैसे आई समय के साथ अगर हम लें तो ये पॉजिटिव और फिर यहां हो गया ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। एक बार करंट इधर से इधर तो दूसरी बार इधर से इधर, फिर इधर से इधर तो दूसरी बार इधर से इधर। इस तरह से अगर डायरेक्शन चेंज करे तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। नॉट नेसेसरली ये बस उसे चेंज करना चाहिए, मतलब वो इस तरह का भी ग्राफ ले लें हम, ऐसे 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 ऐसे, पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव फिर निगेटिव। मतलब चाहे इसका वेव फॉर्म जो भी हो, लेकिन इसका डायरेक्शन पॉजिटिव निगेटिव चेंज करना चाहिए। तो उस करंट को क्या कहेंगे हम? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम? ऑल्टरनेटिंग करंट इज द करंट विच चेंजेज इट्स डायरेक्शन पेरियोडिकली। रेगुलर इंटरवल पे वो अपना डायरेक्शन पॉजिटिव निगेटिव करता रहे। अब सवाल है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की जरूरत क्यों पड़ी? डायरेक्ट करंट ऑलरेडी था तो ऑल्टरनेटिंग करंट की जरूरत क्यों पड़ी? तो दो मेन वजह हैं। पहला वजह इकोनॉमिक है ये, और दूसरा वजह पावर लॉस काफी कम है। अब इकोनॉमिक कैसे? आप सिंपल देखिए, आपको डायरेक्ट करंट मिलता है बैटरीज से, और बैटरीज बनते हैं केमिकल्स से। तो इतना हाई लेवल पे, इतना मास लेवल पे आपको वोल्टेज डेवलप करने के लिए, वोल्टेज जनरेट करने के लिए या पावर प्लांट बनाने के लिए बहुत ज्यादा केमिकल की जरूरत होगी। और इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि इसमें ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, इसे आराम से बिना उन सब एक्स्ट्रा केमिकल्स वगैरह एक्स्ट्रा मटेरियल्स के बनाए जा सकते हैं। तो पहली बात तो यह है। और दूसरी बात है, आपको पता है कि जब वायर से करंट फ्लो करता है तो साथ के साथ उसमें हीटिंग लॉस होता है, जूल हीटिंग, I²R। अब जितना ज्यादा करंट होगा पावर लॉस भी तो उतना ही ज्यादा होगा। बेनिफिट, अगर मैं इसकी बेनिफिट की बात करूं, बेनिफिट ऑफ AC ओवर DC, बेनिफिट ऑफ AC ओवर DC, ऑल्टरनेटिंग करंट का बेनिफिट डायरेक्ट करंट पे क्या है? पहला, इट इज इकोनॉमिकल, और दूसरा हम कह रहे हैं कि पावर लॉस इज वेरी लेस, पावर लॉस इज वेरी लेस। अब ये पावर लॉस कम कैसे है? तो अल्टरनेटिंग करंट की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज कैन बी रेगुलेटेड, वोल्टेज ऑफ AC कैन बी रेगुलेटेड। आप कम बेसी कर सकते हो। अब ये कैसे होगा अगले चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा। अगला चैप्टर स्पेशली ऑल्टरनेटिंग करंट का ही है। फिलहाल हम ये समझ लें कि ऑल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को ट्रांसफार्मर काफी कम बेसी कर सकता है, काफी रेगुलेट कर सकता है। तो अब जरा देखो, आपका पावर होता है V इंटू I, राइट? सेम पावर, सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करना चाहते हो। अगर हमारे घर की होम सप्लाई होती है 220 वोल्ट, राइट? पर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है पावर प्लांट में,
वहां से, जो कि आपके घर से, आपके शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है, वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है वायर्स के थ्रू, तब उसका वोल्टेज कर दिया जाता है अप करके। जो ट्रांसफार्मर, हमने कहा ना कि ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को कम बेसी कर सकता है, तो इसका वोल्टेज अप कर दिया जाता है कितना, 11,000 वोल्ट। हाई टेंशन लाइन, हाई केबल लाइन 11,000 वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रही है। अब आप देखो 11,000 वोल्ट आपके होम सप्लाई से, 1 मिनट इधर वाला मिटाओ, 11,000 वोल्ट आपके होम सप्लाई 220 से 22 25 110 50 टाइम्स ज्यादा है। ओके, जब आप पावर इजकल टू V इंटू आई के V को आप 50 V कर रहे हो, V डैश आप 50 V कर रहे हो, 50 गुना वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो सेम पावर सप्लाई करने में आपका करंट I डैश I बाई 50 हो गया। जो पावर सप्लाई कर रहे हो आप हाई वोल्टेज पे कर रहे हो, यानी 50 गुना आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, तो करंट 50 गुना घट गया, राइट। और आप कह रहे हो कि आपका जो एनर्जी लॉस है वो प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर आर, आई बाई 50 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। ये हो गया आई स्क्वायर बाई 2500, यानी 2500 फैक्टर से घट गया। इसका मतलब यह हुआ कि पहले मान लो कि अगर 2500 वाट पावर लॉस हो रहा था, तो अब मात्र 1 वाट लॉस होगा। यही मीनिंग हुआ ना, 1/2500 हो गया, राइट। तो पावर लॉस इतना मिनिमम हो जाता है एसी के केस में, जिसके कारण आप सैकड़ों किलोमीटर दूर, पावर प्लांट कहीं है, शहर कहीं है जहां सप्लाई करना है, सैकड़ों किलोमीटर दूर आसानी से काफी कम लॉस करवा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो इन्हीं दो एडवांटेजेस के कारण, इन्हीं दो मेन एडवांटेजेस के कारण एसी को प्रायोरिटी दिया गया डीसी पे, राइट। अब हम जरा देखें कि जो आपका एसी जनरेटर है, आपका एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसकी डिजाइनिंग क्या होती है, जरा हम उस चीज को समझने की कोशिश करें। तो आप हेडिंग दीजिए एसी जनरेटर। आपको तो पता है कि अगर किसी क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप से फ्लक्स चेंज हो तो उसमें वोल्टेज आ जाएगा। आप जानते हो कि फाई इजकल टू फ्लक्स इजकल टू होता है BA cos थीटा, राइट। आप चाहे B को चेंज कर लो, आप चाहे एरिया को चेंज कर लो, आप चाहे ओरिएंटेशन को चेंज कर लो। तो यहां पर हम ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे, ओरिएंटेशन को, लूप के ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे। लूप को हम मैकेनिकली घुमा घुमा के उसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज होगा और जिसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज जनरेट होगा। बात क्लियर? तो आप जो इसका प्रिंसिपल है, सिंपल क्या, अगर इसके प्रिंसिपल की बात की जाए तो आप सिंपल लिखेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स by changing the orientation of the loop is basic principle of AC generator। क्या? अब यहां पर इस लूप का ओरिएंटेशन हम मैकेनिकली, उसके कॉइल को मैकेनिकली घुमा के किया जाता है। क्या लिखेंगे हम इसे? हम यहां लिखेंगे कि द कॉइल, उसका जो कॉइल है, जिसको कि यहां आर्मेचर कहा जाता है, उसको आप मैकेनिकली रोटेट करवाओगे कुछ अरेंजमेंट करके इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कॉइल घूमेगा तो ओरिएंटेशन चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो आप लिखेंगे यहां इसके कॉइल को, और इसके कॉइल को कहा जाता है आर्मेचर। अ कॉइल कॉल्ड आर्मेचर is mechanically rotated
इज मैकेनिकली मीन्स कुछ अरेंजमेंट करके, जैसे हम साइकिल का पहिया घुमाते हैं उस तरह से कुछ अरेंजमेंट करके इसके कॉइल को घुमाने की व्यवस्था हम करेंगे। इज मैकेनिकली रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय सम एक्सटर्नल मीन्स। कुछ ऐसा मैकेनिकल हम अरेंजमेंट करेंगे बाय सम एक्सटर्नल मीन्स। अब यह अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे हम एक ब्लेड टाइप का अरेंजमेंट बनाएं और ऊपर से झरने का पानी उस पर गिर रहा है, उसके पानी के फोर्स से, पानी की एनर्जी से वो ब्लेड घूम रहा है और उस ब्लेड से अटैच है आर्मेचर, उस ब्लेड से अटैच है कॉइल। तो जब वो ब्लेड घूम रहा है तो शाफ्ट के थ्रू वो अटैच है कॉइल से, कॉइल को घुमा रहा है और कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो वोल्टेज आ जा रहा है। तो यहां हम पानी की एनर्जी को, वाटर हेड को हम यूज कर सकते हैं, या हवा से उसके ब्लेड को घुमाएं, हवा से फोर्स देकर उसके ब्लेड को घुमाएं, हवा की एनर्जी को यूज करें, या हो सकता है कि हम कोयले को जला करके स्टीम बना लें और हाई एनर्जी स्टीम को फ्लो करवाएं, उनके टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाएं जो कि अटैच है आर्मेचर से, जो कि अटैच है कॉइल से, फिर वो घूमेगा तो फिर कॉइल घूमेगा। हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जब हैवी न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियस में टूटता है तो एनर्जी रिलीज करता है। हम इस एनर्जी से पानी को बॉयल करा सकते हैं और फिर वैसी स्टीम से उस टरबाइन को घुमा सकते हैं। तो देयर कुड बी सो मेनी मीन्स और अकॉर्डिंगली फिर उनके अलग अलग नाम होंगे। ठीक है, तो जरा अब इसकी डिजाइनिंग देख ली जाए कि इसकी डिजाइनिंग कैसी है। चलिए, नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूं। ये मैग्नेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बना रहा हूं और ये रहा मेरा आर्मेचर, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट, नॉर्थ इधर साउथ इधर, और ये इसका मैं शाफ्ट बना दे रहा हूं जिसके अबाउट ये घूमेगा। ओके, यहां पर एक तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव मैंने ये कॉइल बनाया है जो ये नॉर्थ साउथ के इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे 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 घूमेंगे। जैसे अगर मैं इस बुक को दिखाऊं उस कॉइल पे तो वो ऐसे 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 रोटेट करेंगे, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जब ये कॉइल इस फील्ड में रोटेट करेगा तो वोल्टेज आ जाएगा, इन दो टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज आ जाएगा। तो इन दो टर्मिनल्स के बीच अगर मैं कोई लोड लगा दूं, लोड को मैं सिंबॉलिकली एक बल्ब से रिप्रेजेंट कर दूं, मान लो कि जैसे ये बल्ब लगा दिया हमने। ओके, तो ये बल्ब में वोल्टेज आ जाएगा, ये बल्ब ऑन हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर ये कॉइल, मान लो जैसे ये P कहें और ये Q कहें, जब ये घूमेंगे तो ये वायर इंटैंगल हो जाएगा, ये वायर ऐंठा जाएगा एक दूसरे में, तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए यहां पर जो अरेंजमेंट बनाया गया वो बनाया गया स्लिप रिंग और ब्रश। स्लिप रिंग और ब्रश का एक अरेंजमेंट बनाया गया सो दैट वो वायर इंटैंगल ना हो। वो कैसे किया गया, चलिए उस चीज को देखते हैं। तो हम, ये बात तो हो गया कि सीधा सीधी इसको ऐसे वायर से नहीं जोड़ेंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूं और जो यहां अरेंजमेंट किया गया स्लिप रिंग और ब्रश उसको देखेंगे क्या किया इसने। कुछ ऐसा, इस शाफ्ट पे एक, इस पॉइंट से ये रिंग अटैच कर दिया गया, इस रिंग को आप समझ लें। ओके, और इसी शाफ्ट पे ये दूसरा रिंग है, ये हो गया दूसरा रिंग। बेसिकली क्या है, ये एक शाफ्ट से चला रहा है और उस शाफ्ट पे ही जो आगे की तरह जो इसका एक्सिस है उसी पे ये दो रिंग अटैच्ड है और इस रिंग से अटैच है कार्बन ब्रशेस। इस अरेंजमेंट को जरा समझिएगा गौर से, इस रिंग से अटैच्ड है कार्बन ब्रशेस।
अब इस शाफ्ट के साथ अगर आप मान लो आप इसे शाफ्ट समझ रहे हो, तो इस शाफ्ट के साथ ये शाफ्ट घूम रहा है, ऐसे शाफ्ट घुमा, शाफ्ट पे वाइंड किया हुआ है आर्मेचर, आर्मेचर को भी घुमाया, और शाफ्ट पे ही रिंग है, ये रिंग फिक्स है शाफ्ट पे, तो रिंग भी शाफ्ट के साथ घूमा, ये शाफ्ट घुमा और इसी पे रिंग है, तो रिंग भी इस शाफ्ट के साथ घूमा, यानी रिंग ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये घूम रहा है, जैसे जैसे ये घूम रहा है, इसके साथ ये रिंग भी घूम रहा है। पर ये ब्रश जो है, जो इसको पकड़े हुए ये जो ब्रश है, ये ब्रश फिक्स है, ये ब्रश नहीं घूम रहा है। यानी यूं समझ लीजिए आप कि मान लीजिए ये शाफ्ट है और ये मेरा उंगली जो है ये ब्रश है, तो शाफ्ट ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, यानी इसको, ये शाफ्ट है और मेरा उंगली जो है ये ब्रश है, शाफ्ट पे ही रिंग है, तो ये जो रिंग है ये घूमेगा और मेरा उंगली जो है जो स्थिर है वो इसको लगातार टच किए हुए रहेगा। आप देखो ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये जो रिंग है ये घूम रहा है शाफ्ट के साथ, लेकिन मेरा उंगली स्थिर है और उंगली लगातार इस घूमते रिंग के कांटेक्ट में है। और हम वायर अटैच करेंगे इस ब्रश से जो कि स्थिर है, तो उसमें इंटैंगल वाला चक्कर नहीं रहेगा, एक दूसरे से वायर फंसने वाला चक्कर नहीं रहेगा। रिंग घूम रहा है, घूमने दो, लगातार वो ब्रश उससे टच किए हुए है, लगातार उसका वोल्टेज ब्रश को मिल रहा है, ब्रश के थ्रू वायर में आ रहा है, और ब्रश स्थिर है तो वायर के इंटैंगल का भी प्रॉब्लम नहीं है। बात क्लियर हुई? चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आर्मेचर कॉइल, कॉइल को यहां क्या कहते हैं, आर्मेचर हो गया। ये तो पोल्स हो गए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये हमारे क्या हो गए, रिंग्स हो गए, रिंग है ये, और ये क्या है, ब्रश है। और इस ब्रश से, इस स्लिप रिंग से अटैच जो ब्रश है उससे हम अटैच करेंगे एक्सटर्नल सर्किट को। इस एक्सटर्नल सर्किट के पावर को हम सिंबॉलिकली बल्ब से दिखा दे रहे हैं। ओके, तो कुछ ये कहानी हो गई। अब इस स्लिप रिंग के थ्रू वोल्टेज इन वायर्स में आ गया, और ये फिर पावर को, लोड को वोल्टेज मिल गया, लोड जल गया, जैसे यहां बल्ब दिखा रहे हैं तो बल्ब जल गया। क्लियर हो गया? ये मेरा हो गया लोड। तो कौन सा अरेंजमेंट है ये, स्लिप रिंग ब्रश अरेंजमेंट। स्लिप रिंग एंड ब्रश अरेंजमेंट, brush arrangement are made so that wires are not entangled, wires are not entangled। बात क्लियर हो गया? अब इस आर्मेचर को घुमाने का जैसे मैंने बताया कई तरीके हैं, तो ठीक है, पर उसके पीछे की प्रिंसिपल यही है, और एक स्कीमेटिक डायग्राम इस तरह का है। ओके, चलिए, अब हम मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट में इस आर्मेचर की ओरिएंटेशन ऐसे है, ये रहा मेरा, ये रहा नॉर्थ साउथ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस बुक से दिखाना चाहूं तो इसके बीच बिल्कुल ऐसे है, ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी कि पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास कर रहा है। और इस नॉर्थ साउथ के बीच में ये एरिया बिल्कुल वर्टिकल है, यानी कि पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास कर रहा है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास कर रहा है। इस इंस्टेंट को मैंने कहा कि t इक्वल टू 0 है, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे हो गया। अगर मैं नाम दे दूं PQRS, PQRS, तो PQRS आप देखो एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ है, PQRS एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ, यानी इस बुक के पोजीशन के हिसाब से PQRS ऐसे, और एरिया वेक्टर हो गया ऐसे, ऐसे, यानी एरिया वेक्टर इधर। इस केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल
0 डिग्री। अभी मान लिया कंटिन्यूअसली ये चीज रोटेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली आप इसे घुमाते हो ओमेगा से, ये चीज रोटेट कर रहा है, ये चीज रोटेट कर रहा है, तो कुछ इंस्टेंट के बाद ये कॉपी जो अभी ऐसी है, ये कॉइल जो अभी ऐसा है, इसका ऐसे हो गया। मान लिया कि थोड़ा सा घूम करके ये ऐसे हो गया, तो अब आप देखो ऊपर वाले आगे चले गए और नीचे वाला पीछे आ गया, यानी P और Q थोड़ा पीछे आ जाएगा और R और S थोड़ा आगे चला जाएगा। अभी तो कंप्लीट ऐसे वर्टिकल है ना, अब मैं थोड़ा सा टिल्ट ऐसे कर रहा हूं, तब क्या हो जाएगा, मान लिया कि थीटा से ओमेगा से ये घूम रहा है, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है, तो अब थीटा आगे बढ़ गया, तो अब पोजीशन क्या हो गया, देखिए इसको जरा, यहां मैं बना लेता हूं कि यहां से अब ये पिक्चर ऐसा हो गया। कि नीचे वाला जो PQ है वो पीछे चला आया, नीचे वाला PQ पीछे चला आया, और RS, ये जो RS है ये आगे चला गया, ऐसे से ऐसे हो गया। PQ नीचे वाला, ये PQ पीछे चला आया और ऊपर वाला RS आगे चला आया। ये देखिए, ये कहानी बन गई। ओके, अब इस केस में आप देखो, इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। अब आप देखो, ये बुक था, ये बुक, इसका एरिया वेक्टर ये है, तो जब ये ऐसे होगा थोड़ा सा, तो एरिया वेक्टर भी तो पहले जो एक्स एक्सिस टाइप का दिख रहा है वो भी तो नीचे जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इस एरिया पे हमेशा परपेंडिकुलर होना है। अभी एरिया ऐसे खड़ा है बिल्कुल, तो एरिया वेक्टर एक्स की तरफ लग रहा है। अब ये थोड़ा ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर भी इधर को हो गया। मैं वही पोजीशन बना रहा हूं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्थ से साउथ ऐसे ही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वगैरह में जैसे था वैसे ही है। हम लूप को घुमा रहे हैं, तो ये कितना से घूम गया, हमने कहा थीटा से घूम गया। मैग्नेटिक फील्ड इसका वही है, एरिया वेक्टर घूम गया थीटा से, क्योंकि कॉइल थीटा से घूम गया। अब यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म ओमेगा से ये घूम रहा है। ओके, जब S इक्वल टू VT आप जानते हो, तो यहां पर रोटेशन में कितना थीटा ट्रेवल करेगा, ओमेगा इंटू टी, यानी ये थीटा मेरा हो गया ओमेगा इंटू टी। ये हमने कहा कि सिचुएशन बन गई T इक्वल टू टी पे थीटा एंगल से घूम गया, ये कहानी बन गई। क्लियर, यहां तक बात क्लियर? मिटाऊं इधर वाले को, हो गया? चलिए, कुछ छू जाए तो काइंडली पॉज करके आपने नोट कर लेना है। तो अब इस t इंस्टेंट पे, एट टाइम t की हम जब बात कर रहे हैं, एट टाइम t, आप क्या कह रहे हो, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। इन दोनों के बीच में अब थीटा एंगल बन चुका है, क्या हो गया, ba cos थीटा, ba cos थीटा, राइट। और इसमें इस कॉइल में एक टर्न्स नहीं है, n टर्न्स हैं। तो इफ देयर आर n टर्न्स, तब फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा भाई, n ba cos थीटा। फ्लक्स के चेंज करने के रेट को ही फैराडे ने क्या कहा, वोल्टेज डेवलप्ड माइनस डी फाई बाई डी टी लगा दिया जाए। जो कांस्टेंट है नंबर ऑफ टर्न्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का b और एरिया, ठीक है, ओके, एरिया का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, वो तार तो वो कॉइल का लंबाई चौड़ाई तो बढ़ घट नहीं रहा है, तो एरिया का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एन बी ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, माइनस डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी कॉस थीटा। क्लियर, इसका डिफरेंशिएशन करना था ना, तो ये तीनों कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, माइनस साइन भी है, माइनस साइन रख दिया, डी कॉस थीटा बाई डी टी। ओके, अब थीटा को डायरेक्ट हम टाइम के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, तो कॉस थीटा को पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर थीटा को टी के रिस्पेक्ट में करो, यानी माइनस एन बी ए
डी अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा को पहले थीटा के रेस्पेक्ट में निपटा डालो और फिर डी थीटा बाई डी टी, दिस इज चेन रूल। ओके क्लियर। अब डी थीटा बाई डी टी क्या है, किस रेट से थीटा चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट था ओमेगा, ओमेगा से चेंज कर रहा है, तो इस डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख दिया जाए, बाहर रखा जाए, इधर लाया जाए माइनस एन बी ए ओमेगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। क्लियर। ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, दैट इज एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। मेरा थीटा क्या है, ओमेगा टी, तो रख दिया जाए इसे क्या, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब एन बी कांस्टेंट है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल क्या है, और ओमेगा किस यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो, ये सारे कांस्टेंट को मैं एक कांस्टेंट लिख दूंगा ई नॉट, तब मेरा ई बन गया क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज ये सिस्टम जनरेट करके देगा। अब आप देखिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है, तो ये ई आपका माइनस ई नॉट से प्लस ई नॉट के बीच में वैरी करेगा, माइनस ई नॉट से प्लस ई नॉट के बीच में ये वैरी करेगा। क्लियर। यानी अगर अब आप इसका ग्राफ देखना चाहें तो सीधा सीधी साइन का ग्राफ हो गया, इधर वाले को मिटा रहा हूं, ये सीधा सीधी साइन का ग्राफ हो गया। देखो ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस हो जाएगा। ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, प्लस ई नॉट तक, और मिनिमम वैल्यू निगेटिव साइड में कहां तक आएगी, माइनस ई नॉट तक। क्लियर। ओके। पर इसके ओरिएंटेशन के आधार पे ये ग्राफ तो हमने साइन के हिसाब से डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया, पर इसको इसके ओरिएंटेशन से रिलेट करके देखें, थोड़ी सी और क्लैरिटी बढ़ेगी कि कब फ्लक्स मैक्सिमम है, कब ईएमएफ मैक्सिमम है, उसके डिफरेंट ओरिएंटेशन से रिलेट करा के देखें। चलिए ये नोट हो गया, किया जाए नोट। चलिए मिटा रहा हूं। आप इसके ओरिएंटेशंस को जरा हमें पूरे टाइम इंटरवल में देख लें कि कब क्या क्या है, क्योंकि फिर उसी को रिपीट करेगा, उसी साइन के कर्व को बार बार रिपीट करेगा, तो एक टाइम इंटरवल में हम देख लें कि कब क्या क्या है। जैसे शुरू में मैंने लिया कि बिल्कुल इसका ओरिएंटेशन क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, इस नॉर्थ साउथ के बीच में, T इजकल टू 0, थीटा इजकल टू 0 पे ये कहानी है। थोड़ी देर के बाद ये 90 डिग्री से घूम गया, ये ऐसे हो गया, राइट। हम नाम के लिए कर दें इसे कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। PQ नीचे है, RS ऊपर है। ओके। थोड़ी देर के बाद जब ये 90 डिग्री से पलटा तो क्या कहानी बन गई, इसकी ओरिएंटेशन हो गई, पहले खड़ा था अब ये ऐसे पड़ा हुआ टाइप, इस तरह से हो गया। ओके। अब RS 90 डिग्री से घूम रहा, तो RS आगे चला गया और PQ पीछे चला गया। ओके। यानी ये हो गया PQ और ये हो गया ऊपर में R और ऊपर में S। कब ये कहानी कब हुई आपकी, थीटा इजकल टू 90 डिग्री, और टाइम पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड में आप ये चीज देखो कि साइन अपने आप को पूरा रिपीट एक टाइम पीरियड में ऐसे करता है। ओके। तो ये कहानी होती है T/4 पे, ये कहानी होती है T/2 पे, ये कहानी होता है 3T/4 पे, और ये कहानी होता है 2π पे। ये कहानी हमारी बनेगी थीटा इजकल टू π/2, 90 डिग्री घूमेगा, उसमें टाइम लगता है इसे T इजकल टू में कहा हमने T/4। ये सिचुएशन के करस्पोंडिंग। इसके बाद ये कह लो नॉर्थ साउथ, ये तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वही है। अगर हम यहां एरिया वेक्टर का देखें तो आप एरिया वेक्टर, ये वर्टिकल है इनके बीच में, तो एरिया वेक्टर भी उधर ही है जिधर ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके। यहां पर
मैग्नेटिक फील्ड तो हर केस में वही रहना है, पर यहां पर एरिया वेक्टर आप देखो पी क्यू आर एस, मान लो हम इस पी पॉइंट से देख रहे हैं, पी क्यू आर एस इस पी पॉइंट से, तो यहां पी क्यू आर एस इस ओरिएंटेशन में पी क्यू आर एस ऐसे इधर हो गया था, इस ओरिएंटेशन में पी क्यू आर एस इस ओरिएंटेशन में अंदर की तरफ पी क्यू आर एस, वो एरिया वेक्टर है। अंदर की तरफ कैसे हम दिखाते हैं, क्रॉस से, ये है मेरा एरिया वेक्टर इस केस में। ओके, 90 डिग्री से और रोटेट हुआ, 90 डिग्री से रोटेट होगा तो क्यूपी एक्चुअली ये ऐसे रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ऐसे, तो अब क्यूपी ऊपर उठ जाएगा और आरएस नीचे चला जाएगा। ये रहा क्यू, ये रहा पी और आरएस नीचे चला जाएगा, यानी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अब ये फिर ऐसे हो गया। ओके, क्लियर। तो ओरिएंट इसके आधार पे कि ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो क्यू खड़ा हो गया और आर नीचे चला गया, ये ओरिएंटेशन पे आ गया। नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। एरिया वेक्टर जरा देखिए, पी क्यू आर एस इधर, यहां पर एरिया वेक्टर आगे था, यहां पर देखिए पी क्यू आर एस पीछे ऐसे। इस केस में दोनों के बीच एंगल आ गया 180 डिग्री, यहां थीटा दोनों के बीच हो गया पाई, और ऐसा होगा t/2 समय में यहां पर। ओके, चलिए और एक चक्कर और घुमाए 90 का, 90 का एक एक चक्कर ले रहे हैं, फिर 90 से घुमाए, 4 चक्कर करेंगे तो फिर वहीं पे आ जाएगा, 9 4 जा 36, 360 फिर वहीं पे आ जाएगा। चलिए 90 का चक्कर दिया जाए और ये प्रत्येक में ये घूम रहा है ओमेगा से। ओके, तो अब क्या कहानी बन जाएगी, ये खड़ा से फिर पड़ जाएगा, ऐसे लाई डाउन हो जाएगा, और PQ जो ऊपर है वो आगे चला जाएगा और RS पीछे चला जाएगा। क्लियर। अभी क्या है, अभी आपका PQ ऊपर है, PQ ऊपर है और घूमना इसे क्लॉकवाइज है, तो देखिए PQ आगे आ गया। चलिए क्लियर। नॉर्थ साउथ मेरा वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा, लेकिन फिर देखें एरिया वेक्टर PQRS, P से चलिए यहां से PQRS बाहर, बोर्ड से बाहर, बोर्ड से बाहर हम डॉट से दिखा दे, ये एरिया वेक्टर हो गया। और एक सिचुएशन और, एक टर्न और मारेंगे हम। अभी कहानी ये बनी हुई है, मेरा PQ आगे है और RS पीछे, PQRS। अब एक कहानी और, अभी मैं इसे 90 डिग्री से फिर घुमाऊंगा, PQ नीचे RS ऊपर। ओके, PQ आगे था, RS पीछे था। अब क्लॉकवाइज 90 से घुमाइए, PQ नीचे RS ऊपर। ओके, यहां देखिए एरिया वेक्टर PQRS, देखिए उधर की तरफ 4 चक्कर लेने के बाद एग्जैक्टली ये यहां पे आ जाएगा, ये पिक्चर बन जाएगा 90 90 90 90। ओके, हो गया 360, घूम करके एक चक्कर पूरा, फिर वहीं पे, यही कहानी बन गया। अगर मैं इस पिक्चर को A नाम दूं, इसको B नाम दूं, इसको C कहूं, इसे D कहूं, D में क्या है भाई, थीटा 3π/2 से घूम गया है, और ऐसा होगा टाइम पीरियड इक्वल टू 3t/4 में, 3t/4 में। ओके, और लास्ट में ये पिक्चर है मेरा D, और लास्ट में ये पिक्चर है मेरा E, जो कि पूरा का पूरा एक टाइम, पूरा का पूरा थीटा 2π से घूम गया, एक चक्कर ले लिया, और पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड में फिर E आप देख रहे हो A की तरह हो गया। क्लियर। क्लियर, ये पांचों पिक्चर क्लियर हो गया। अब इसी को आप ग्राफ पे ड्रॉ करो, पिक्चर की पोजीशंस को, तो जरा देखो क्या कहानी बनेगा। आप देखो यहां पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ है, यानी यहां पर अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, यहां पर T ले लेता हूं या थीटा ले लेता हूं। थीटा अभी 0 है, कुछ देर में थीटा क्या हो गया भाई 90 डिग्री, एक चक्कर घुमाए, आप पहले पिक्चर से दूसरे पिक्चर में आओगे, फिर पाई, फिर
3π/2 और फिर 2π, एक चक्कर कंप्लीट। फ्लक्स के हिसाब से बात करें तो अभी फ्लक्स मैक्सिमम है और फिर यहां पर फिर से फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अभी फ्लक्स मैक्सिमम, यहां पे फ्लक्स 0, थीटा आ गया आपका 90 डिग्री। फिर से यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम पर निगेटिव, क्योंकि ये देखो आप मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल है, एक इधर है तो एक इधर है। और फिर से यहां पर फिर से 90 डिग्री 0, यानी 0 पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर से 0 निगेटिव मैक्सिमम, और फिर यहां पर यही कहानी फ्लक्स मैक्सिमम। तो अगर फ्लक्स के हिसाब से देखो तो फ्लक्स मैक्सिमम से चला था 0 होगा, फिर निगेटिव मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा और फिर पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। क्लियर फ्लक्स की कहानी। लेकिन आपको पता है कि जो आपका ईएमएफ था वो E0 साइन ओमेगा टी था, और जो आपका फ्लक्स था वो BA कॉस थीटा, BA कॉस ओमेगा टी है। ई तो मेरा डी माइनस d∅dt हो गया था ना, तो ये साइन का कर्व फॉलो करेगा। तो ये 0 पे 0 है, 0 पे ईएमएफ 0 है। अगर मैं इसी में ईएमएफ का भी ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, ये मैंने फ्लक्स के हिसाब से किया है, अब मैं ईएमएफ के हिसाब से करूं तो E इक्वल टू आप यूं समझो E0 साइन ओमेगा टी या E0 साइन थीटा है। थीटा 0 पे यानी पिक्चर 1 पे आप आ जाओ तो आपका फ्लक्स तो मैक्सिमम है, लेकिन साइन 0 के हिसाब से ये 0 है, यानी ईएमएफ 0 है। ईएमएफ को फ्लक्स के मैक्सिमम और मिनिमम से मतलब नहीं है। ईएमएफ को मतलब है कि फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है। आप देखो यहां पर बिल्कुल फ्लैट है, यहां पर फ्लक्स तो मैक्सिमम है पर ये फ्लक्स का कर्व बिल्कुल फ्लैट है, यानी इसमें कोई बड़ा, इसमें रेट ऑफ चेंज 0 है, इसलिए यहां पर ईएमएफ डेवलप्ड 0 है। तो इसके हिसाब से जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ आता है कुछ इस तरह का। साइन के हिसाब से यहां मैक्सिमम, यहां 0, यहां फिर से 0, यहां निगेटिव में मैक्सिमम और फिर यहां से 0। तो साइन के कर्व के हिसाब से जो बात आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ये और फिर यहां मैक्सिमम होते हुए ये कहानी बनेगा किसका? ईएमएफ का। ईएमएफ डेवलप्ड। और ये कर्व है आपका किसका? ये कर्व है आपका फ्लक्स का। इसका फ्लक्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा क्या? NBA, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है तो NBA इसका एम्पलीट्यूड होगा, जबकि इसका एम्पलीट्यूड होगा, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड होगा NBA ओमेगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी NBA ओमेगा। यह बात क्लियर हो गया कि कॉस का सर्व साइन का कर्व, एक जब मैक्सिमम है तो दूसरा 0 है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप नीचे से ऊपर पत्थर फेंकते हो, मैक्सिमम हाइट पे जा करके, हाइट भले ही मैक्सिमम है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट जो कि वेलोसिटी हम कहेंगे वो 0 है। अगर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती तो वह भी और ऊपर जाता। यानी जब हाइट मैक्सिमम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट 0 है। यहां फ्लक्स मैक्सिमम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है। तो एक कॉस के अकॉर्डिंगली चल रहा है और दूसरा साइन के अकॉर्डिंगली चल रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब उस आर्मेचर को घुमाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, हमने देखा इस बात को, तो उसी के आधार पे इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे अगर आप वाटर एनर्जी को यूज कर रहे हो, वाटर को गिरा के टरबाइन घुमा रहे हो, तब इसका होगा नाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यानी पानी की एनर्जी से आप इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहे हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बेसिकली आपका एसी जनरेटर क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एसी जनरेटर आपके मैकेनिकल एनर्जी को, जैसे यहां वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को ऊपर हाइट से गिरा रहे हो आप,
मैकेनिकल एनर्जी को कहां ले जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, जब आपने वाटर एनर्जी को यूज किया, वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया, तो हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जब आप कोल को यूज कर रहे हो और कोल से आप क्या बना रहे हो? कोल से हीटिंग, कोल से हीट करके आप स्टीम बना रहे हो, तो आप इसे कहोगे क्या? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, जहां कोल की केमिकल एनर्जी से आप स्टीम बना रहे हो और उस स्टीम से टरबाइन घुमा रहे हो, आर्मेचर घुमा रहे हो। जब आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करोगे, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करोगे, तब आप एक नाम दे दोगे क्या? न्यूक्लियर पावर प्लांट। बस कि आपका मोड एक्सटर्नल मींस क्या है, उस आधार पे इसका नोमेनक्लेचर है। और भी हो सकता है, हवा की एनर्जी से कर सकता है, विंड पावर प्लांट हो सकते हैं, और जमीन के अंदर की गर्मी को एनर्जी को यूज कर सकता है, जियोथर्मल पावर प्लांट हो सकते हैं। चलिए, अब जस्ट एक आइडिया के लिए कि एक नॉर्मल 500 मेगावाट का हमने पावर प्लांट बनाया, तो लगभग उससे कितने घरों को बिजली सप्लाई मिलेगी? एक आइडिया के लिए आप देखो कि मान लो 500 मेगावाट का पावर प्लांट है, मेगावाट का पावर प्लांट है आपका। मेगा मींस 10 टू द पावर 6, तो देखो 500 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट यहां से इलेक्ट्रिसिटी बनी। और मान लो एक हाउस होल्ड की जो पावर नीड है, पंखा, लाइट, सबके लिए पावर नीड मान लिया कि 500 वॉट है, 500 वॉट है। ओके, 2-4 बल्ब जल रहे हैं, 2-4 पंखे चल रहे हैं, 500 वॉट की नीड है। तो लगभग यहां पर देखो आप 500 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 500, ये 10 टू द पावर 6 हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देगा। यानी 1 मिलियन 10 लाख घरों को बिजली जाएगी। दूर कहीं पावर प्लांट है, वहां से 10 लाख घरों को सप्लाई दिया जा सकता है। ओके, अब एक चीज और छोटा सा कि नॉर्मली इंडिया में जो पावर जनरेशन है वो 50 हर्ट्ज पे है। 50 हर्ट्ज मतलब उसको एक बार में, एक सेकेंड में टरबाइन को 50 बार घुमाया जा रहा है, कॉइल 50 बार रोटेट कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइन का कर्व 50 बार प्लस माइनस हो रहा है। इसको बोले हम क्या कहेंगे कि पावर जनरेशन 50 हर्ट्ज पे हो रहा है। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में भी 50 हर्ट्ज पे ही है, यूएसए में ये 60 हर्ट्ज है। ओके, और ये जो 50 टू 60 हर्ट्ज ये सब ना ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी माना जाता है। इससे कम जो अगर आप फ्रीक्वेंसी रखोगे तो आपके मोटर में जो टॉर्क आना चाहिए उतना टॉर्क वो डेवलप नहीं कर पाएगा। और इससे ज्यादा अगर आप फ्रीक्वेंसी कर देते हो, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर देते हो, तो ट्रांसफार्मर में एक हमिंग नॉइज आती है। ट्रांसफार्मर का जब होता है कि उसमें फ्रीक्वेंटली करंट चेंज होता है ना, ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज अप डाउन करते हैं और वोल्टेज हम अप करके भेजते हैं। ओके, तो उसमें इतना फ्रीक्वेंट हो जाएगा उसका डायरेक्शन चेंज कि उसके मैग्नेटिक फील्ड में बड़ी तेजी से वेरिएशन आने लगती है और उसके करस्पॉन्डिंग उसमें एक हमिंग नॉइज आने लगती है, तो वो नॉइज ज्यादा करने लगेगा। तो कहने का मतलब इससे कम की भी अपनी कुछ खामियां हैं, इससे ज्यादा की भी अपनी कुछ खामियां हैं, और एक ऑप्टिमम लेवल रखा गया है कि 50-60 हर्ट्ज पे अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए तो वो बेस्ट रहेगी। ओके, चलिए अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि मान लो आपने अपने साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दिया और उसके पैडल को गोल गोल ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, और उस पैडल से आपने कनेक्ट कर दिया कॉइल को। ओके, आप इस पैडल को की फ्रीक्वेंसी जो आपकी घुमाने की है उसे मैंने माना 1/2 पर सेकेंड। जो साइकिल पेडल, ये आपके एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, एक छोटा सा एग्जांपल, साइकिल पैडल की फ्रीक्वेंसी है आपकी कितनी? 1/2 हर्ट्ज। ओके, और ये जिस कॉइल से कनेक्टेड है उस कॉइल का एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर, और उस कॉइल में 100 टर्न्स हैं, 100 टर्न्स हैं। वहां पर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट किया है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻⁻² टेस्ला। ओके,
तो कह रहा है कि जो साइनोसॉइडियल ईएमएफ डेवलप होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई की जो मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट होगी ये क्या आएगा, ये कैलकुलेट करने को निकालेगा, ये कैलकुलेट करना है हमें। सीधा सीधी ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई, एन बी ए ओमेगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 100। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 10⁻⁻²। एरिया कितना है, 0.1। और ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमें दे रखा है लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई न्यू। लीनियर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गया। हमें चाहिए ओमेगा 2 × 3.14 × लीनियर फ्रीक्वेंसी दे रखा है, हाफ है। हाफ रोटेशन पर सेकेंड, हाफ हर्ट्ज। भेजिए अपने घर, इसको भी भेजिए। कितना हो गया, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। एक और पॉइंट आ गया 0.314 वोल्ट। क्लियर, क्लियर। तो यही था अपना प्यारा सा टॉपिक एसी जनरेटर, और इस टॉपिक के साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट खत्म हो गया। अब हम अगले क्लास में देखेंगे इसके कि नीट में इसके किस तरह के प्रॉब्लम पूछे गए हैं। फिर एक क्लास लगाएंगे कि भाई जेई के प्रॉब्लम किस तरह के इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू।